Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 16, continuation of 4th chapter, magnetic effect of electric current. Today we are going to discuss about very important topic, moving coil galvanometer. ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है, बट ये सिर्फ इतना ही, ये बहुत स्मॉल टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. इस क्वेश्चन में जो पैटर्न आपको सपोज है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आया है, सेम क्वेश्चन अगर गैल्वेनोमीटर का अगर आता है नेक्स्ट पेपर में या नेक्स्ट एग्जाम में, तो ऐसा कंपल्सरी है कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही होगा, बट यू विल फाइंड आउट कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन क्वेश्चन व्हिच दे हैव आस्क्ड दिस ईयर, व्हिच दे आर गोइंग टू आस्क इन नेक्स्ट ईयर, समथिंग लाइक दैट. सो आपको ना काफी डिफरेंस फील होता है. क्यों? क्योंकि ना ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसमें काफी सारी चीजें हैं, तो वो कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे ये हमें पता नहीं होता. ठीक है. सो अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस. ये एक डिवाइस है विच डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट. सो कोई सर्किट है, उसमें करंट को ये डिटेक्ट करता है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करता है ना, दैट इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी. वो मिली एम्पियर का ऑर्डर में करेगा, 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, ऐसा ही 5 मिली एम्पियर. बहुत ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता. तो बेसिकली ये ना आपको बताता है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है. गैल्वेनोमीटर अगर पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है तो भी डिटेक्ट करेगा, नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है तो भी डिटेक्ट करेगा. तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर में ना, आपको स्केल लेफ्ट में भी मिलेगा, आपको स्केल राइट में भी मिलेगा आपके हिसाब से. सेंटर पे 0 होगा. अगर आपने लैब में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो यू कैन सी इट लेटर, कि अगर यहाँ पे सेंटर पे 0 है तो इस साइड में 30, इस साइड में 30 ऐसा होगा. इस साइड पर भी गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा. तो इट कैन मेजर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ करंट. ठीक है. या डिटेक्ट बोथ करंट, इट कैन डिटेक्ट बोथ करंट, मेजर वाला डिटेक्ट बोथ करंट. ठीक है. सो अभी गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कर सकता है. और उसके बाद ना ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हमने ना लास्ट क्लास में किया हुआ था कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस करंट लूप. तो उस टाइम अपने रेक्टेंगुलर लूप लिया था. तो ये ना बेसिकली उसी पे बेस्ड है कि ये क्या कहता है कि अगर आपने करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो क्या होगा कि वो जो कॉइल है ना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. और जब टॉर्क का स्ट्रेंथ है या टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा टॉर्क मिलेगा. तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है. सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट. दूसरा पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट इज वर्किंग. ठीक है. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. प्रिंसिपल भी आता है, कहीं कहीं प्रिंसिपल पूछ देते हैं तो 1 मार्क के लिए आता है. तो आपको बताना है ये सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो प्रिंसिपल क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क एंड इट्स मैग्नीट्यूड. किसका मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड. एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट. मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा टॉर्क आपको मिलेगा. डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट. अब जो अगला पॉइंट है ना कि अगर हम ना ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हम अभी फोकस करेंगे ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन पे, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम बनाते किस तरह से. ठीक है. तो अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो इसमें ना जो चीजें आपको समझना है वो ये है कि आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए इस केस में, कि आप ना इमेजिन कर सकोगे ना चीजें किस तरह से हो रही है इस केस में. तो देखो सबसे पहला पॉइंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए, आप इमेजिन कर पाओ कि क्या हो रहा है. तो ये क्या कहते हैं ना, एक फ्रेम है ना, ये फ्रेम है. अब देखो ये फ्रेम में दिख रहा है ना आपको, ये कैसा है, यहाँ पे देखो ये पार्ट, ये आपको ऐसा फ्लैट फ्रेम दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है, और उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे ऐसे हो जाएगी. ठीक है. और वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा इस साइड में. क्लियर. और वैसे ही होगा बेस पे, होगा बेस पे मैंने बनाया नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये टाइप का एक फ्रेम होगा. ये कौन सा, ये कैसा फ्रेम होता है, इट्स अ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होता है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम. तो ये बेसिकली यू कैन से इट कैन बी एल्यूमिनियम का हो सकता है. सो एल्यूमिनियम इज अ नॉन मैग्नेटिक बट इट्स अ मेटालिक. सो ये एक नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है. अब इस नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर क्या होता है ना, वी पुट एन नंबर ऑफ वायर, मींस वी पुट वायर्स, है ना, हम कॉइल लगाते हैं. क्योंकि अभी ये फ्रेम कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हो गया. तो एक हिसाब से देखें तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया. अब इसके ऊपर आपको एन टर्न लेना, आप वायर यहां से लेते हो और इसके ऊपर आप क्या करते हो, वायरिंग करते चले जाते हो. ठीक है. और बहुत सारे आपने क्या किए, टर्न्स लिए हैं. एक और चीज होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस फ्रेम, है ना, तो आप किसका फ्रेम कौन सा वायर लेते हो इसके ऊपर कॉइलिंग के लिए, तो आप कॉपर वायर यूज करते हो. तो फाइन
फाइन मतलब वेरी थिन कॉपर वायर्स आप यूज करते हो। और दूसरा क्या होता है ना कि वो कॉपर वायर्स ना आपस में कांटेक्ट में आने के बाद शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, है ना, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज इन कॉन्टैक्ट। तो ऐसे केस में अगर वो नेकेड होंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ईच कॉपर वायर शुड बी इंसुलेटेड, फाइनली इंसुलेटेड, है ना। जब आप कॉपर वायर को दिखोगे तो आपको ना वो ट्रांसपेरेंट जैसा दिखेगा, बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं, उसके ऊपर ना कोटिंग की होती है, तो वो होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं। तो फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ना बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है, दो चीजें जो आपको समझनी है, ये क्या होगा कि एक आपके पास ना नॉन मैग्नेटिक मेटालिक एल्यूमिनियम फ्रेम आप लेते हो, उसके ऊपर आप क्या करते हो कि आप कॉइलिंग करते हो, किसकी कॉइलिंग करते हो, कॉपर वायर की। सो फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर से आप कॉइलिंग करते हो उसके ऊपर, समझ में आया। अब क्या होता है ना, ये पूरे सिस्टम को ना हम कहीं पे रखते हैं या किसी के थ्रू हम उसको सस्पेंड करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक वायर हम लगाते हैं, एक वायर नीचे लगाते हैं, ये हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में होता है या स्पाइरल स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो ऊपर वायर है और जो बिलो वायर होता है, दोनों वायर सेम होते हैं। ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता है और ये भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता है। तो पहले जो ना मेन पार्ट है ना, पहला जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या कहना चाहता है। तो दे आर सेइंग कि देखो, अब अगर आपको समझना ना एन नंबर ऑफ टर्न्स, आपको बताना क्या, बताना कि एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये बताना है एन नंबर ऑफ टर्न्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, वो चीजों को आप देख लो। एन टर्न्स के लिए हम ले रहे हैं, तो यहां पे ये वायर हो गया, ठीक है। फिर आप इसकी कॉइलिंग बताना चाहते हो कि ये ना एक्चुअल में आप एन नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होगा, फ्रेम को आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा कि आपको दिखाई देगी ना बहुत सारे टर्न्स है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना आपको फ्रेम में लग रहा होगा कि ना बहुत सारे टर्न्स आ रहे हैं, करेक्ट आता है। यहाँ पे सिलिंड्रिकल टाइप का आपको एक शेप ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सिलिंड्रिकल शेप हम क्यों ड्रॉ करते हो आपको ना बाद में समझ में आ जाएगा, फिलहाल के लिए हम यहां तक ही समझ लेते हैं। एक सिलिंड्रिकल शेप है, वो सिलिंड्रिकल शेप के अंदर ये क्या होगा, वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहां से ये वायर जो हो गया आपका बाहर ऐसा रिलीज हो गया, ठीक है। और क्या होगा, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको आप ना कॉनकेव पोल पीस टाइप का मैग्नेट है उसके अंदर आप रख देते हो पूरे सिस्टम को, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया यहां पे एक वायर है, ये जो वायर है ना ये किसका है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर है। और यही जो वायर होता है यहाँ पे ना ये स्पाइरल टाइप हो जाता है, और ये भी किसका है, ये भी है फॉस्फोर ब्रॉन्ज का। तो ये क्या किसका काम करता है, इसका जो, अब अच्छा ठीक है, पहले हम ना पहले ये फ्रेम के बारे में बता लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट होगा, पहले पॉइंट को आप क्या लिखोगे, गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर वुड ऑन नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। अब वो जो मेटालिक फ्रेम है वो किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा, ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉइल होता है ना, ये कॉइल, दिस कॉइल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ यू कैन से वायर। सो वो वायर क्या होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज होते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कॉइल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ spiral wires of phosphor bronze। तो आप ऐसा देख सकते हो, ये पूरे सिस्टम को ना फॉस्फोर ब्रॉन्ज से क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर। अब ना फॉस्फोर ब्रॉन्ज का काम क्या होगा वो बता देते हैं। तो ये जो है ना स्पाइरल फॉस्फोर ब्रॉन्ज हेल्प्स इन रिस्टोरिंग टू प्रोवाइड द रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब समझो कि ना अब क्या होता है कि ना इसके अंदर करंट फ्लो होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा और करंट यहां से क्या होगा, एग्जिट होगा, करेक्ट। करंट ऐसा फ्लो होकर अगर आ रहा है तो व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ दिस इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, और ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होने के बाद ना क्या होगा, उसको अपनी जगह पे वापस भी तो आना ना, इट शुड बी रीस्टोर। तो रिस्टोर कौन करता है, ये जो स्पाइरल है ना, ये जो स्पाइरल है, जो स्पाइरल वाला पार्ट है, ये क्या करता है, उसको रिस्टोर करेगा। इज दैट क्लियर। तो स्पाइरल वाला पार्ट उसको रिस्टोर करेगा। तो आप यहां पे बताओगे स्पाइरल फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर या प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग टॉर्क। किसको रिस्टोरिंग टॉर्क करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क टू कॉइल, प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क टू कॉइल आफ्टर डिफ्लेक्शन ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अच्छा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्ट होगा
उस टाइम पे जो टॉर्क होगा उसको मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हम इस पॉइंट पे भी आ जाएंगे बाद में। एंड serves as a current lead and also serves as a current lead and also serves as current leads, ठीक है। तो ये करंट लीड्स की तरफ भी बिहेव करता है ना। तो करंट यहां से क्या होगा, एंटर होगा, करंट उसी फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर से क्या होगा, बाहर आएगा। इज दैट क्लियर? तो इट इज हेल्पिंग टू फ्लो करंट थ्रू दिस कॉइल। अब ये क्या कहते हैं कि ये पूरे सिस्टम के ना यहां पे, तो बोल रहे हैं ना एट द टॉप ऑफ दिस कॉइल they are fixing a aluminium pointer। यहां पे एक ना एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच करते हैं, ठीक है। सो a metallic aluminum pointer is attached to the upper end of the coil and which measures the deflection of you can say this coil, कि coil कितना डिफ्लेक्ट होगा वो मेजर करेगा with the help of or on a suitable scale। तो यहां पे क्या होता है, स्केल कैलिब्रेशन है, उसके ऊपर क्या करेगा, इसको रीड करेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, सो एल्यूमिनियम पॉइंटर, सो अ थिन एल्यूमिनियम पॉइंटर is fixed at the upper end of coil, at the upper end of coil। upper end मतलब ये upper surface पे क्या होगा, upper end of the coil to measure the deflection of galvanometer। बट कहां पे मेजर करेगा, galvanometer, यहां पे मैं पॉइंट लिख देता हूं, ऑन सुटेबल स्केल, ठीक है, ऑन सुटेबल स्केल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैटर्न, क्लियर। तो जैसा अब तक हमने समझा था वो ये था कि आपके पास एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम था, करेक्ट। इस नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर क्या होगा कि हमने n नंबर ऑफ वायर्स पुट किया और ये पूरे सिस्टम को हमने क्या किया है, ये जो वे फॉस्फोर ब्रॉन्ज के वायर के हेल्प से पता था हेलिकल स्प्रिंग टाइप में बिहेव करेगा, जो स्पाइरल है, इट कैन बी आल्सो कॉल्ड द हेलिकल स्प्रिंग। सो ये इन फॉर्म ऑफ हेलिकल स्प्रिंग फॉस्फोर ब्रॉन्ज को हमने क्या किया, अप एंड डाउन, जो ऊपर वायर है वो स्ट्रेट भी रहेगा, चलेगा, बट बिलो का यू नीड टू हैव इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल और हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में। तो उससे कनेक्ट कर दिया, सो दैट व्हेनेवर इट विल टर्न, सो इट विल बी एबल टू कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क। अब इसके बाद क्या होता है, पूरे सिस्टम के ऊपर क्या होगा, यहां पे एक ना पॉइंटर लगा देते हैं, एल्यूमिनियम पॉइंटर। तो जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो पॉइंटर इंडिकेट करेगा कि कितना डिफ्लेक्शन होगा, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 पे इंडिकेट करेगा। सपोज दैट कि करंट फ्लो हो रहा है तो मोर द करंट मोर द डिफ्लेक्शन इट विल शो, लेस द करंट लेस डिफ्लेक्शन इट इज गोइंग टू शो। तो डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल। तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कम करंट फ्लो होगा तो कम डिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्या होगा, एक डायग्राम होगा, दिस इज द वन डायग्राम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम ना दूसरे डायग्राम पे आ जाते हैं। तो दूसरे डायग्राम के पहले क्या करना है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। ये डायग्राम चीजों को थोड़ा सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। वैसे ये डायग्राम का पार्ट नहीं है, जैसे हमें समझने के हिसाब से। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ना, ये पॉइंट पे मैं आता हूं, उससे पहले क्या होगा कि ये पूरा पॉइंटर वगैरह सेट करने के बाद देन दे आर सेइंग द कॉइल इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली between cylindrical pole pieces of a strong permanent magnets और strong permanent horseshoe magnet। तो अब जो अगला पॉइंट है उसको हमने क्या किया कि सिलिंड्रिकल पोल पीसेस के बीच में रख दिया हमने मैग्नेट का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, कॉइल इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन cylindrical pole pieces of strong permanent horseshoe magnet, ठीक है। सिमेट्रिकली इन द सेंस इट शुड बी बैलेंस्ड, तो इट शुड बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब जैसे ये फ्रेम दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्रेम दिखाई दे रहा है, मतलब आप इसको ऐसे समझो इस तरीके से, ठीक है, कि ये फ्रेम है आपके पास सामने, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, दिस इज अ सिलेंडर ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। तो वो जो सिलेंडर का डायमीटर होता है ना, सिलेंडर का डायमीटर, ये जो थिकनेस दिख रहा है आपको, ये जो थिकनेस है या ये जो उसका ब्रेड है उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब वो सिलेंडर को लाके ना इसके अंदर फिट कर देते हैं। द सिलेंडर इज माउंटेड सिमेट्रिकली, एक्चुअली ना सिलेंडर इज फिटेड इनटू दिस वन। ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम के अंदर हम सिलेंडर को पुट करते हैं सो दैट इट इज टाइटली फिट टू दैट वन। तो जैसा कि ये फ्रेम है, तो ये आपको ना एक टेक्स्ट बुक की तरह दिख रहा होगा कि टेक्स्ट बुक का ये पेजेस का ये एंड और ये एंड, करेक्ट ना। बट मैंने क्या बनाना चाहा है कि ये वायर्स है, ठीक है,
और ये फ्रेम है, तो अब ये बिलो वाला पार्ट आप नहीं दिखा सकते हो, ये साइड वाला पार्ट भी नहीं दिखा सकते हो। तो क्या होता है, जब उसके अंदर हम सिलेंडर्स को फिट करते हैं तो हाउ विल इट अपीयर, दैट पर्टिकुलर पार्ट वी नीड टू सी। जब आप इसके अंदर सिलेंडर्स को फिट करोगे तो जो सिलेंडर्स को फिट करने के लिए मैं ऐसे इमेजिन करूंगा, ये रेड मार्कर से, तो यहां पे इसके अंदर हम सिलेंडर्स को फिट कर देते हैं, तो सिलेंडर्स आप पुट इनसाइड, समझ में आ रहा है? तो ये सिलेंडर हो गया एक्चुअल में, है ना। सो इट्स अ सिलेंडर इसके अंदर, और यहां पे क्या हो गया अकॉर्डिंगली ये यहां पे, ठीक है। तो जो सिलेंडर होता है ना, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, फिट कर दिया, तो ये आपको ऐसा दिखने लगेगा, करेक्ट, समझ में आ रही बात। तो मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ऐसे ऐसे ये कॉइलिंग करी हुई है, ये इस तरह से फील होता है ना। देख लो यहां पे समझने के हिसाब से ये सिलेंडर है, तो मतलब ये साइड से ऐसे वायरिंग की हुई है और उसके बिलो ऐसा वायर, फिर ये ऑल अराउंड, समझ में आ रहा। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, पहले आपने ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर क्या करते हो, वायरिंग करते हो, मीन्स यू आर पुटिंग डूइंग दिस कॉइलिंग, उसके अंदर आप क्या करते हो, ये जो सिलेंडर है उसको पुट करते हो। तो ये सिलेंडर किसका है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। तो अब ना ये क्या कहते हैं कि इसको समझने के हिसाब से, तो ये बोल रहे हैं ना, जो यहां पे मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया बेसिकली उसी को स्पेसिफाई कर रहा, और ये बहुत सारे टर्न्स का मतलब है एन नंबर ऑफ टर्न्स, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट ऐसा होता नहीं, ये कैसा है कि ये टर्न्स का मतलब होता है एन नंबर ऑफ टर्न्स, और फिर उसके ऊपर क्या हुआ, उसके अंदर हमने क्या किया, सिलेंडर को फिट कर दिया, है ना। अब ये जो सिलेंडर होता है ये इक्वी डिस्टेंस होता है दोनों साइड से, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकली माउंट हो जाएगा, तो इट इज सिमेट्रिकली माउंटेड बिटवीन द कॉन्केव पोल पीसेस। ये क्या कहना चाहता है कि जो सिलेंडर है ना, इसको हमने माउंट किया हुआ है बिटवीन अ सिलिंड्रिकल कॉन्केव पोल पीसेस, उसके बीच में सिमेट्रिकली उन्होंने क्या किया, माउंट किया हुआ है। तो दे आर नॉट सेइंग कि हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं। यहां पे यही प्रॉब्लम हो जाता है कि व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स यू आर नॉट मेंशनिंग दिस पर्टिकुलर टर्म कि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को हमने ना पहले फ्रेम के अंदर फिक्स किया है, फिर उसके अंदर हम मैग्नेट फिलर पुट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। दे विल से कि जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है विद कॉइल, इट इज पुट इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिकली, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर सेइंग cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between concave pole pieces, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है कि अगर सिलेंड्रिकल वाला पुट कर दिया इसके अंदर तो क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे अभी आप इमेजिन करो, तो ये जो होता है ना, अब ये क्या बोल रहे हैं ना, अगर ये मैग्नेट के अंदर होता है ना, अब अगर वैसे इमेजिन करने के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है ना, ये इस तरीके से, है ना। यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना ऐसा, है ना, ये ऐसा, है ना, यहाँ पे ऐसा हो गया, ये जो है पार्ट ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये इसके बीच में इसको ऐसा क्या माउंट किया हुआ है, और यहाँ पे जो टॉप पे ना एल्यूमिनियम पॉइंटर को लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ज्वेल बेरिंग वगैरह जो भी है आपका, ये क्या है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का कनेक्शन रहेगा, यहाँ पे जो वायर का नॉर्मल कनेक्शन वो रहेगा ही रहेगा। तो अब बोल रहे हैं इस चीज को अगर आप ना टॉप व्यू से देखते हो, इफ यू आर सीइंग फ्रॉम अपर साइड ना, एज यू कैन फील ना यहाँ पे ये कॉन्केव होगा, ये कॉन्केव के बीच में इसको रखा हुआ है, और सिमेट्रिकली का मतलब क्या होगा, इट शुड बी इक्वी डिस्टेंस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये रेडियल हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बिकम रेडियल। इस पहला तो पॉइंट ये लिख लो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये कॉइल के अंदर से पास होगा अलोंग द रेडियस, है ना। ये जो है एक किसी सर्कल के रेडियस से पास होगा, या दोस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। कोई सर्कल होगा, उसके रेडियस से वो मैग्नेटिक फील्ड पास होंगे, है ना। अब अगर मान लो कि ऐसा अगर आपने सर्कल ले लिया, तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ले लो, वो किसी न किसी रेडियस से क्या होगा, सर्कल के किसी न किसी रेडियस वाले पार्ट से ही पास होगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट को हम ना उसको अपर व्यू से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बिटवीन था, तो अब ये इस पॉइंट को अगर हम ना प्रॉपर डायग्रामेटिकली लेंगे तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा। सो हमने क्या किया कि ये अपर व्यू से देख रहे हैं, तो हमको ये सिलेंडर का ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है, ये सिलेंडर का पार्ट दिख रहा है हमको, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि अब इसको हमने क्या कर दिया, जो है ये कॉन्केव शेप का है, उसके बीच में रख दिया हमने, मैग्नेट के बीच में, क्लियर। तो अब जो है आपका वो जो ना कॉइल जो दिख रहा था, मान लो कि हो सकता है कि ना आपको जो कॉइल है वो इस पैटर्न में दिख रहा हो फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद कितने टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ये एक्चुअल में कॉइल है जो हम ऊपर से देख रहे हैं, और ये इसके सेंटर से क्या होगा, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच है, दिस वन, और फिर क्या होगा, ये आपका स्केल हो गया, है ना, स्केल ऑन विच वी हैव टू मेजर द डिफ्लेक्शन, गॉट इट। सो अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के ट्रैवलिंग का पैटर्न बहुत सिंपल सा है कि यहां से देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा,
तो ये जो है ना सॉफ्ट आयरन का होगा, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इसके अंदर से पास होंगे, समझ में आ रहा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द मटेरियल। तो ये कौन सा मटेरियल है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के साथ में क्या होता है, इसकी जो परमेबिलिटी होती है ना बहुत हाई हो जाती है। तो परमेबिलिटी हाई होने से क्या फर्क पड़ता है? परमेबिलिटी हाई होने से ये फर्क पड़ता है कि इसके अंदर का थोड़ा सा भी मैग्नेटिक इफेक्ट अगर दिखेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड इनसाइड, मतलब ये क्या होगा, मैग्नेटिज्म इसके अंदर जनरेट होगा, है ना, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। ये जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह से एरोज मिलेंगे, करेक्ट। सो अब अगर मान लो मैं दूसरा कंडीशन लेता हूं तो ये इस तरीके से ले लो आप, ठीक है। फिर थर्ड मैंने यहां पे ऐसे ले लिया। तो अब ये जो पॉइंट है ना, ये क्या बोल रहे हैं, देखो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं ये ना अलोंग द रेडियस ऑफ एनी सर्कल ही पास होगा। तो अगर आप इमेजिन करो इट्स एज अ सर्कल, इफ यू इमेजिन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी द पार्ट ऑफ दैट सर्कल का रेडियस, करेक्ट। तो ये जो सिलेंड्रिकल रखने से क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ना अलोंग द रेडियस ऑफ एनी सर्कल पास होंगे। प्लस एक और पॉइंट इसमें जो है वो कंसिडर हो जाता है, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स रेडियल। रेडियल का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे ना, ये जो कॉइल का प्लेन है ना उसको पैरेलल होंगे। तो आप समझने के हिसाब से देखो, आप ऐसे कि अगर ये कॉइल मैंने बताया था यहाँ पे, करेक्ट ना, ये आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम था, रेक्टेंगुलर फ्रेम इसके ऊपर ऐसे सेट हो गया, क्लियर, ये ऐसा सेट हो गया, इज दैट क्लियर। तो अब इसका प्लेन क्या होगा, इस कॉइल का प्लेन ये होगा, ये है कॉइल का प्लेन, है ना, ऐसे अगर समझना तो इस डायरेक्शन में ऐसे ले लो आप, या नहीं तो उस जगह पे मैं क्या करता हूं, बुक को ले लेता हूं। तो ये जो बुक है ये हो गया हमारा ये कॉइल, ये होगा प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल। तो अब प्लेन ऑफ कॉइल का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया, प्लेन ऑफ कॉइल का डायरेक्शन ऐसे हो गया, करेक्ट। तो अब अगर ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया, मान लो कि अगर ये ना कभी भी ये एक्चुअली पोल पीसेस तो बहुत बड़ा होगा, तो मतलब ये हर जगह पे ना अगर यहाँ पे भी पोल पीसेस होंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी। तो जब ये यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होगा, जब ये ऐसे होगा तो भी इसके अलोंग पास होगा, जब ऐसे होगा तो भी इसके अलोंग पास होगा, जब ऐसे होगा तो भी इसके अलोंग पास होगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा ना दैट विल बी पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, जो कॉइल का प्लेन है ना उसके पैरेलल होगा, समझ में आ रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो ये प्लेन ऑफ कॉइल हो गया, है ना, जो आपने रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम आपके पास, करेक्ट, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये प्लेन हो गया, करेक्ट। तो अब ये प्लेन ना इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास होगा, तब आप क्या बोलोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी पैरेलल टू व्हाट, प्लेन ऑफ कॉइल। तो जो कॉइल का प्लेन है उसके पैरेलल होगा, उसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम रेडियल, ठीक है। तो अब रेडियल होने से क्या फर्क पड़ता है, तो रेडियल के बारे में हम पहले मेंशन कर देते हैं। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे जरा फोकस करो। तो जैसा अभी इन्होंने बताया ना कि इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब यहां पे मैंने मिस्टेक क्या किया कि मैंने ये छोटा सा बना दिया। मान लो ये अगर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल ये ना बहुत क्लोज टाइप में होते हैं ऐसे, मतलब ये जो पोल मैग्नेट के पोल पीसेस में बना ऐसा क्लोज टाइप में होते हैं। तो अब क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ पे होते, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे होता, मतलब किसी भी डायरेक्शन में। तो अगर आपका ना कॉइल इस प्लेन में होता तो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल होता, और अगर ये इस प्लेन में होता तो भी क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको पैरेलल होता। किसी भी पोजीशन में होता तो जो प्लेन ऑफ कॉइल है उसको क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पैरेलल ही होते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा, तो अब क्या फर्क पड़ता है वो चीजों को ध्यान देना कि ये है ना आपका प्लेन है, तो ये प्लेन होगा, प्लेन का ना जो एरिया वेक्टर वो कैसे होगा, ऐसे होगा, प्लेन का एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, समझ में आई बात। तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है कि अगर मान लो ये प्लेन ऐसे है बराबर, और ये ऐसे, इसका क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, और अभी आपके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, स्केल के हिसाब से देख लो। तो मान लो कि अगर हमने यहां पे ले लिया, ये प्लेन ऑफ कॉइल हो गया, अभी जो मार्कर है ये किसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा आपका एरिया वेक्टर का। अब अगर स्केल ले लिया तो ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल। उसके हिसाब से जो एरिया वेक्टर है उसको ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कभी भी होगा ना, तो इसमें क्या होता है कि प्लेन किसी भी पोजीशन में चला जाए, किसी भी पोजीशन में चला जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अलाइन है, तो ईच एंड एवरी पोजीशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट विल बी पैरेलल टू द प्लेन, और किसी भी पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन। तो ए और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो गया थीटा। तो टॉर्क के टाइम पे जो होता है ना, टॉर्क तेरे बिना साइन थीटा, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास वी डिड, इन लास्ट क्लास वी डिड, सो तेरे बिना साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 90 रहेगा। तो जब वो वैल्यू 90 रहेगा तो क्या होता है, टॉर्क जो एक्सपीरियंस होगा इसमें ना, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये पूरा स्टोरी ना टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं, तो अगर आप इलेबोरेट करोगे तो क्या होगा कंडीशन में। तो हमने जो पॉइंट अभी तक देखा उसमें क्या समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम रेडियल, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ये होने की वजह से क्या होगा, देयरफॉर एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल इज ऑलवेज perpendicular to magnetic field. As a result, coil experiences maximum torque at every moment. ठीक है, हमेशा उसको क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलता रहेगा। Is that clear? तो ये पूरा पार्ट होगा आपका कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब हम ना इन चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में मैथमेटिकली देख लेते हैं कि आपने क्या करना है। तो मैथमेटिकली अगर आप जाते हो तो हमको जो समझ में आया वो आएगा वर्किंग में। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो वर्किंग में आएगा। वर्किंग में क्या हो रहा है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कॉइल इट डिफ्लेक्ट्स, ये डिफ्लेक्ट होगा। क्या डिफ्लेक्ट होगा, कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, है ना। सो आपने बताया ये वर्किंग में पार्ट में आ जाएगा। तो वर्किंग पार्ट में हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कॉइल, कॉइल डिफ्लेक्ट्स। ठीक है, तो अगर वो डिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड, है ना, एंड टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड। डिफ्लेक्ट होगा एंड टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड। तो अभी अगर टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा तो क्या क्राइटेरिया है, तो अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला जो हमने अब तक किया था वो क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले से ना। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन आइदर लेंथ। मतलब ना जो ये कॉइल है, जो आपने रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था हमने, ठीक है, सॉरी अभी रेक्टेंगुलर फ्रेम तो ब्रेक हो गया, हाँ बट ठीक है कोशिश करते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम आपने लिया था, तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम के इस साइड पे जो ना फोर्स एक्ट होगा, करेक्ट। तो ये बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से दैट कि इस पे या अदर साइड वाले पे जो एक्ट होगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन आइदर साइड ले लो बेटर होगा, आइदर साइड इनटू क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ना यहां पे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का वैल्यू क्या है ना, वो ILB है, करेक्ट। इनटू हमको क्या करना है, अच्छा यहां पे ना ये जो करंट है कितने के अंदर से फ्लो रहा है, n नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से फ्लो रहा है, तो आप उसको भी ले लोगे तो बेहतर होगा। फिर ये क्या होगा, यहां पे क्या होगा, B sin थीटा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। सो लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू हो गया कैपिटल A ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, N हो गया, I हो गया, A हो गया, ये B हो गया, ये sin थीटा हो गया। और अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला, इसके पहले जो पॉइंट था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होगा कि जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। जो एरिया वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड को ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो आप बताओगे सिंस थीटा इज व्हाट, 90, देयरफॉर sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा विल बी 1। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, और ना टाउ के जगह पे आप तेरे बिना करके भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। तो अब ये जो टॉर्क है ना, दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आप बताओगे द टॉर्क इन द इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर पार्ट को ना रफ कर देता हूं, अभी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस पार्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे बता देते हो, द टॉर्क
ऑब्टेन इक्वेशन 1. So torque in one is called as deflecting torque. Is called as deflecting torque. ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा. बराबर. तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब ये क्या बोल रहे हैं, सिंस this spiral phosphor bronze exerts restoring torque. Phosphor bronze exerts restoring torque. ये क्या कहता है, रिस्टोरिंग टॉर्क ना, जो नीचे था ना वहां पे हेलिकल स्प्रिंग वाला या स्पाइरल वाला, रिस्टोरिंग टॉर्क. तो ये क्या होगा, तो वो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा. तो देयरफॉर क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आपको मिलेगा. लेकिन फिर रिस्टोरिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल है किसके ना, डिफ्लेक्शन के. जितना डिफ्लेक्शन होता है रिस्टोरिंग टॉर्क होगा. यहां पे क्या हो गया, थीटा. तो रिस्टोरिंग टॉर्क को अगर आपको लेना है तो यहाँ पे टाउ आर ले लिया, प्रोपोर्शनल टू थीटा ले लिया हमने. अब यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट को के ले लो. ठीक है, तो के को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द के, के इज द टॉर्शन कांस्टेंट. के को आप टॉर्शन कांस्टेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा. अब जो सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो ये क्या कह रहे हैं कि स्टोरी में इनके हिसाब से कैसा है कि अगर मान लो कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है कि अगर कोई ना कॉइल डिफ्लेक्ट होता है तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा मतलब उतना ही ज्यादा आपको टॉर्क लगेगा उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए. सो द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड द रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी व्हाट, सेम. तो ये बोल रहे हैं सिंस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, since the deflecting torque is equal to restoring torque. ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. तो क्या फर्क पड़ेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको वहां मिला ना बिना, क्लियर, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क का होगा के थीटा. तो अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो आई का वैल्यू क्या होगा, करंट. तो करंट की वैल्यू होगी के थीटा बैन. आप उस हिसाब से याद कर लो, के थीटा बैन. तो अब यहां पे देखो आपको जो पॉइंट समझ में आया वो क्या हो गया, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, थीटा को. तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा मतलब उतना ज्यादा करंट फ्लो हुआ होगा गैल्वेनोमीटर में से. ठीक है, सो अब ना कुछ पॉइंट्स है उसको हम कवर कर लेते हैं. तो एक है करंट सेंसिटिविटी. सो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है उस पर जरा देख लेते हैं. तो करंट सेंसिटिविटी इज नथिंग बट कि अगर मान लो करंट सेंसिटिविटी को हम ना रिप्रेजेंट करते हैं आई सब्सक्रिप्ट एस से. तो मैंने लिखा करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी. ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, ये होता है डिफ्लेक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ पर यूनिट करंट. ठीक है, सो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. एक हिसाब से देखें तो ये थीटा क्या होगा, दिस व्हाट, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर. ठीक है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट flowing through it, flowing through it. Clear? तो अगर मुझे ना करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करनी होगी तो व्हाट विल आई राइट, सो आई विल राइट करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो ये हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी. तो अब वैल्यू का करंट सेंसिटिविटी का यहां से लिखा तो थीटा अपन आई अगर आप लेते हो तो करंट सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई सब्सक्रिप्ट एस से. तो आई सब्सक्रिप्ट एस इज इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन आई. अगर आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो तो आई वहां पे चला जाएगा, बी ए एन और के यहां पे आ जाएगा. तो आप उसको याद कर सकते हो बैंक करके, तो बैंक. ठीक है, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी. अब इसके बाद अगला होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हमने रिप्रेजेंट किया वी सब्सक्रिप्ट एस से. तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर आप ध्यान दो तो ये क्या होगा, थीटा अपॉन वी. वापस से वही ना, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, अप्लाइड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर. ठीक है, सो वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर. तो अब इसके हिसाब से अगर देखना है तो आप क्या करोगे, यहां पे वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने लिया, ये थीटा अपॉन वी है, बट वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी होता है आई इंटू आर. तो ये क्या होगा, थीटा अपॉन आई इंटू आर. थीटा अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी.
तो अब उसको अगर पुट करोगे तो क्या आएगा बैंकर। इज दैट क्लियर? तो अब एक और चीज आपने नोटिस कर सकते हो इन चीजों में, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा ना हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होगा? बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल एंड बाय डिक्रीजिंग द टॉर्शन कांस्टेंट। क्लियर? और यहां पे क्या हो गया? हाउ विल यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग एरिया, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय डिक्रीजिंग टॉर्शन कांस्टेंट एंड बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है? अब इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो फिगर ऑफ मेरिट अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, फिगर ऑफ मेरिट इज द रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। ठीक है? तो अगर हम ले रहे हैं फिगर ऑफ मेरिट, आई एम टेकिंग फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट को हम ना कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज किसी के ना प्रैक्टिकल वगैरह में के से भी रिप्रेजेंट करते हुए आपको मिलेगा, बट के हमने ऑलरेडी टॉर्शन कांस्टेंट जैसा लिया है तो हम के नहीं यूज करेंगे, तो हम जी यूज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी होता है। तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो क्या होगा? ये एक हिसाब से देखो ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका होगा वैल्यू यहां पे होगा थीटा डिनोमिनेटर में होगा और आई विल बी न्यूमरेटर। समझ में आया? इक्वल टू ये क्या होगा? उसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, तो होगा के अपॉन बैंड। तो अगर आपको ना फिगर ऑफ मेरिट डिफाइन करनी है तो हाउ विल यू डिफाइन? फिगर ऑफ मेरिट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑन स्केल। ठीक है? ये हो जाएगा फिगर ऑफ मेरिट। तो अगर इसका यूनिट देखेंगे तो हो जाएगा एम्पियर डिग्री पर डिग्री। क्लियर है ना? एम्पियर और पर डिग्री, ये फिगर ऑफ मेरिट की यूनिट हो जाएगी। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जैसे कि अभी आपने इतनी सारी चीजें की है, तो उसमें बहुत सारी कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ना कभी कभी क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। इसके अलावा आपको ना हर कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है और हम क्यों यूज करते हो, किस सिचुएशन में यूज करते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेपरेट क्वेश्चन होता है, फिगर ऑफ मेरिट सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड आउट द फिगर ऑफ मेरिट, फाइंड आउट द वोल्टेज सेंसिटिविटी, फाइंड आउट द करंट सेंसिटिविटी। फिर क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि हाउ टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, हाउ टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड हाउ टू इंक्रीज द फिगर ऑफ मेरिट। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन हो सकते हैं। या आपको क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप बताओ और वर्किंग बताओ, या आपको बता सकते हैं ना फाइंड आउट द दिस एक्सप्रेशन फॉर करंट। तो करंट का एक्सप्रेशन तो अभी मैंने रब कर दिया, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा? इसमें बहुत सारे कंटेंट है, इस कंटेंट में से क्वेश्चन में कोई भी चीज पूछ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है। हो सकता है क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपके पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट। तो ये पूरा टॉपिक होगा ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।